Good evening, dear aspirants. Welcome to Sunya PCS. So, for BPSC, this is our physics part 2. तो स्टार्ट करते हैं. तो आज के सेशन में हम स्टडी करने वाले हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स. अगर हीट की बात करें, हीट क्या है, हाउ वी गोइंग टू डिफाइन इट. सबसे पहले बात याद रखिएगा, हीट जो है, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. याद रखिएगा, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. और अगर आप हीट को इस तरीके से देखने की कोशिश, हीट क्या है, हीट और थर्मल एनर्जी इज ए सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, रोटेशनल ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स इन अ बॉडी. अगर हम देखिए, अगर एक हम सपोज यहाँ पे अगर ये आपका कोई ऑब्जेक्ट, इसमें ये सब मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना. ये जो मॉलिक्यूल्स है, क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं. ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म कर सकते हैं, वाइब्रेशनल मोशन परफॉर्म कर सकते हैं, और अपने एक्सिस में जो है रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर सकते हैं. जब मोशन परफॉर्म करेंगे, इससे काम से क्या होगा, जो एनर्जी रिलीज होता है वो क्या होता है, आपका हीट एनर्जी होता है. ठीक है ना, हीट एनर्जी होता है. हीट एनर्जी की बात करेंगे तो ऐसा यूनिट क्या, याद रखिए एग्जामिनेशन में इसका ऐसा यूनिट पूछा जाएगा. तो ऐसा यूनिट जूल है, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग जो है कैलोरी में मेजरमेंट करते हैं. कैलोरी जो है, वो कैलोरी और जूल का क्या रिलेशन है, कभी एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है. इट इज योर 4.186 जूल. ठीक है, चलिए टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर क्या है, इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी. ठीक है ना, किसी टेम्परेचर को आप देख के बता सकते हैं टेम्परेचर हॉट, बॉडी आपका हॉट है या कोल्ड है. और अगर हम 800 डिग्री से ज़्यादा अधिक अगर टेम्परेचर मेजरमेंट करना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए, पायरोमीटर चाहिए होता है. ठीक है ना. देखिए एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर की हम लोग बात करेंगे, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा गया है. एब्सोल्यूट टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं, देखिए एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है. टेम्परेचर जब आपका -273.16 डिग्री सेल्सियस हो, ये क्या है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट. ओके, जब हम बात करेंगे टेम्परेचर आपका जो है, टेम्परेचर की अगर हम बात करेंगे, टेम्परेचर जब आपका -273.16 डिग्री सेल्सियस है, इस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं. याद रखिएगा क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं. ठीक है ना. इस टेम्परेचर की खास पॉइंट है जिसे हम स्टडी कर लेते हैं. सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ पे जब हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात करते हैं तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर में जो स्टेट ऑफ मैटर होता है उसे हम लोग क्या, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं. यहाँ पे फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट करते हैं. क्या यहाँ पे फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग जो है बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं. क्या कहते हैं, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, एक चीज याद रखिएगा, सेकेंड पॉइंट याद रखिएगा, इसको आगे चल के हमें स्टडी करना है. जो एंट्रोपी जो होता है, एंट्रोपी एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज जीरो. ठीक है ना. एंट्रोपी की अगर हम बात करेंगे, एंट्रोपी की बात करेंगे, एंट्रोपी एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज, यहाँ पर क्या होता है, जीरो होता है. ठीक है ना. और ये जो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है, इट इज़ वेरी अनस्टेबल इन नेचर. ठीक है ना, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होती है. टेम्परेचर को मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है. इसलिए बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट जो आपको फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है, ये भी काफ़ी ज़्यादा आपका अनस्टेबल होता है. क्या होता है, काफ़ी अधिक मात्रा में अनस्टेबल होती है. इसलिए टेम्परेचर जो, इट इज़ हाईली अनस्टेबल, इट इज़ हाईली अनस्टेबल इन नेचर, हाईली अनस्टेबल इन नेचर. ठीक है ना, अनस्टेबल इन नेचर. ओके, तो ठीक है, चलिए हो गया एब्सोल्यूट टेम्परेचर. अब देखिए टेम्परेचर की अगर हम ऐसा यूनिट की बात करेंगे, टेम्परेचर की अगर हम बात करेंगे, टेम्परेचर की अगर हम बात करेंगे, ऐसा यूनिट क्या होता है, तो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट मैंने बताया था आप लोग का, केल्विन होता है. ठीक है, डिग्री सेल्सियस नहीं है, एग्जामिनेशन में याद रखिएगा. टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है. ठीक है ना. इज इट ओके, इज इट ओके. सो अगर हम बात करेंगे, याद रखिएगा, अगर हम बात करेंगे -273.16 डिग्री सेल्सियस जो है, इट इज इक्विवेलेंट टू योर जीरो केल्विन होता है. ये क्या होता है, जीरो केल्विन होता है. ठीक है ना. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. प्लस 273.16 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा. तो 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है आपका, 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 273.16 केल्विन. सिंप्लीफाई के लिए हम लोग कहते हैं कि 0 डिग्री मतलब होता है आपका
273 केल्विन। तो सपोज अगर आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके पास जो है 27 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, इसको आपको ऐसा यूनिट केल्विन में कन्वर्ट करना है, इसको किस में यूनिट कन्वर्ट करना, आपको ऐसा सिस्टम में कन्वर्ट करना, मतलब इसको आपको जो है केल्विन में लेके जाना है। तो आप क्या करेंगे, क्या कीजिएगा, केल्विन कितना होता है 273 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, आपको पता है कि 0 डिग्री कितना होता है, 0 डिग्री होता है 273 केल्विन होता है, प्लस 27 तो कितना हो जाएगा 300 केल्विन हो जाएगा। तो याद रखिएगा आपको जो भी दिया उसमें आपको 273 ऐड करना है। इज इट ओके? चलिए ठीक है। तो अब हम जो है टेम्परेचर, देखिए एग्जामिनेशन में पूछा गया, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर स्केल, टेम्परेचर स्केल के रिलेशन जो है किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ देखिए एक आपको मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। सपोज ये देखिए, ठीक है ना, काफ़ी बीपीएससी में जो है 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया, 2 बार क्वेश्चन पूछा गया, आपको जो है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट वगैरह में कन्वर्ट करने को दिया जाता है। तो 0 डिग्री यहाँ पे होगा आपका 100 डिग्री, उसके बाद अगर हम फ़ारेनहाइट को देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका 32 होता है, यहाँ पे आपका कितना होता है, उसके बाद जो है यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है आपका 273, सपोज यहाँ पे होता है 373। जो लोअर लिमिट्स आप देख रहे हैं, लोअर लिमिट क्या है आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, क्या है आपका फ्रीजिंग पॉइंट है। अपर लिमिट की बात करें तो सभी जगह अपर लिमिट क्या है आपका बॉइलिंग पॉइंट है, क्या है आपका बॉइलिंग पॉइंट है। तो अब इसको कन्वर्ट करना हो तो याद रखिएगा C-0 क्या होता है, C यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अभी सेल्सियस है, ये आपका फ़ारेनहाइट स्केल है, ये आपका केल्विन वाला है, ठीक है। यहाँ देखिए C-0 डिफरेंस कितना है, C-0 और यहाँ पे डिफरेंस कितना है 100-0, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से देखिए अब क्या होगा फॉर्मूला, C है माइनस क्या है फ्रीजिंग पॉइंट 0 और दोनों का डिफरेंस कितना बॉइलिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में 100 इक्वल्स टू, अगर फ़ारेनहाइट की बात करेंगे तो फ़ारेनहाइट माइनस 32, दोनों का डिफरेंस कितना 180। अगर हम केल्विन की बात करें तो केल्विन माइनस 273, डिफरेंस कितना है 100, ठीक है। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछा गया है। देखिए ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की बात करेंगे तो एक ऐसा स्टेट जहां आपका 3 फेजेस ऑफ वाटर, तीनों फेजेस ऑफ वाटर एग्जिस्ट करता है। वाटर आपका आइस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड वाटर में भी एग्जिस्ट करेगा, वाटर वेपर में भी जो है एग्जिस्ट करेगा, इक्वली स्टेबल एंड को एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ याद रखिएगा ये आपका स्पेसिफिक टेम्परेचर कितना है 273.16 केल्विन, मतलब जो है ये आपका 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा और आपका 0.46 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। याद रखिएगा ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का जो पैरामीटर है वो पैरामीटर क्या है कि आपका ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एग्जिस्ट करेगा जब आपका टेम्परेचर रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस और आपका स्पेसिफिक प्रेशर ऑफ कितना रहेगा 0.6 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। देखिए हीट ट्रांसफर की बात करेंगे तो हीट ट्रांसफर का 3 मोड होते हैं, कंडक्शन मोड, कन्वेक्शन मोड और रेडिएशन मोड। कंडक्शन मोड की बात करेंगे तो कंडक्शन मोड में क्या होता है, कंडक्शन जो होता है ये आपका सॉलिड में देखा जाता है, ठीक है ना, सॉलिड में देखा जाता है। जैसे मान के चलिए कि अभी आपने यहाँ पे फायर लगा दिया है, यहाँ पे आपका क्या है, ये सब फायर है आपका, ये फायर है। एक आपका यहाँ पे सपोज आयरन रोड है आपका, दिस इज योर आयरन रोड। तो धीरे धीरे अगर आपको जब हीट हो रहा है यहाँ से धीरे धीरे हीट आपका स्प्रेड हो रहा है, और फाइनली जो है आपका अदर एंड तक पहुँचेगा। तो ये जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, इस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं, कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर कहते हैं। तो कंडक्शन क्या होता है याद रखिएगा आपका सॉलिड में होता है। कंडक्शन में याद रखेंगे, कंडक्शन में क्या होता है, जो आपके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ठीक है ना, जो मॉलिक्यूल जो होते हैं दे डू नॉट लीव देयर पोजीशन। कहने का मतलब ये है कि जो मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो है आपका ये अपने पोजीशन को लीव नहीं करते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, बेसिकली मॉलिक्यूल्स अपने पोजीशन पे जो है वाइब्रेट करते हैं। अब वाइब्रेट करने के बाद ये अपने एनर्जी को जो है नेक्स्ट मॉलिक्यूल में ट्रांसफर कर देते हैं। ये भी मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करता है, फिर अपने एनर्जी को नेक्स्ट मॉलिक्यूल में ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, जब कंडक्शन की बात करेंगे, कंडक्शन आपका सॉलिड में होता है, सॉलिड मटेरियल में होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे जो है मॉलिक्यूल्स याद रखिएगा, दे डू नॉट लीव देयर पोजीशन। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो याद रखेंगे मॉलिक्यूल जो है, मॉलिक्यूल से क्या अगर बात करेंगे, मॉलिक्यूल्स जो है डू नॉट लीव देयर पोजीशन, अपने पोजीशन को नहीं छोड़ता है मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। तो फिर हीट ट्रांसफर कैसे हो रहा है, हीट ट्रांसफर जो हो रहा है, हीट ट्रांसफर की अगर हम बात करेंगे, हीट ट्रांसफर जो हो रहा है वो आपका एनर्जी ट्रांसफर के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर के कारण हो रहा है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करेंगे कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन कहाँ होता है, कन्वेक्शन जो है आपका लिक्विड एंड गैसेस में पाया जाता है। कन्वेक्शन लिक्विड एंड गैसेस में पाया जाता है। लिक्विड एंड गैसेस का मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट को देखिएगा, तो सपोज ये लिक्विड है, ठीक है ना, तो
तो क्या होता है, इनके बीच में गैप है। और गैसेस की बात करेंगे तो काफ़ी अधिक इंटरमोलिकुलर स्पेसेस होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे हीट ट्रांसफर जो हो रहा है ये आपका एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल से कारण, किससे कारण हो रहा है, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल से कारण हो रहा है, ठीक है ना, एक्चुअल मूवमेंट। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल जो है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है स्पेसेस, यहाँ पे एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स के कारण हो रहा है। रेडिएशंस की बात करेंगे तो रेडिएशंस में जो है आपको, जो रेडिएशंस की बात करेंगे, ये आपका रेडिएशन इज अ प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट द नेसेसिटी ऑफ एनी इंटरवीनिंग मीडियम। यहाँ पे आपको किसी मीडियम की जरूरत नहीं, जब मीडियम नहीं होगा, नो मीडियम, जब मीडियम नहीं होगा यहाँ पे, जब मीडियम नहीं होगा तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, क्या, नो मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे। जैसे अगर हम बात करेंगे, सपोज ये सन है, ठीक है ना, अपना ये आपका अर्थ सरफेस है। तो यहाँ से अगर बात करें कि यहाँ से जो आपका सन की जो रोशनी आ रही है, ठीक है ना, वो किस फॉर्म में आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आती है। कि इसको क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। यहाँ तक जो आ रही है, यहाँ पे क्या है आपका स्पेस में, क्या है, कोई मीडियम नहीं है, नो मीडियम की जरूरत नहीं है। हाँ, जब हमारे अर्थ सरफेस में एंटर करता है तो थोड़ा सा मीडियम हो जाता है। तो याद रखिएगा, रेडिएशंस की अगर हम बात करें, रेडिएशन में किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं है। इज इट ओके? चलिए अब हम लोग जो है इसको समझ लेते हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसेज में किस प्रकार से होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग जो है एक डायग्राम के थ्रू मैं आप लोगों को सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, एक डायग्राम के थ्रू, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, एक चीज़ याद रखिएगा, जब हम हीट अप्लाई करते हैं, एक चीज़ को यह फॉर्मूला याद रख लीजिएगा आप लोग, जब हम हीट सप्लाई करते हैं, ठीक है ना, तो हीट सप्लाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, ठीक है ना। उसके बाद जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो हीट क्या होगा, इसका मतलब जो हीट आपने सप्लाई किया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास हो गया और चेंज इन टेम्परेचर हो गया। जब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम हटाएंगे तो हीट क्या होगा, हीट जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम हटाएंगे तो क्या होगा आपका, हीट इक्वल्स टू एम एस डेल थीटा। ये एस को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं, ठीक है ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। ये क्या है आपका, कांस्टेंट होता है, हर एक, अगर हम बात करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हर एक सब्सटेंस के लिए, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंस, ठीक है ना, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंस होगा। अगर हम वाटर की बात करेंगे तो वाटर के लिए कांस्टेंट होगा, किसी और चीज़ के लिए बात करेंगे तो अलग होगा, ठीक है ना। याद रखिएगा, तो हीट का फॉर्मूला एम एस डेल्टा थीटा। अब देखिए क्या होता है, सपोज ये सॉलिड है, ध्यान दे देखिए, ठीक है ना, हम लोग जो है ट्रांसफ़र देख रहे हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे तो अभी हम जो स्टडी करने वाले हैं वो है आपका मैटर की कन्वर्जन की बात करें, किस प्रकार से सॉलिड से लिक्विड होता है, लिक्विड से गैस होता है, इन सब चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ये आपका आइस है, दिस इज योर आइस। अगर हम आइस की बात करेंगे, आइस है, इसका टेम्परेचर कितना है, अगर टेम्परेचर की बात करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पे हम लोगों ने हीट किया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ये आपका किस में कन्वर्ट होगा, ये आपका वाटर में कन्वर्ट हो गया, तो ये स्टेट क्या है इसका, लिक्विड स्टेट है। टेम्परेचर क्या होगा यहाँ पे, टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस होगा, याद होगा 0 डिग्री सेल्सियस होगा। आइस की अगर हम बात करें तो आइस क्या है, सॉलिड स्टेट है। और गेटिंग अ पॉइंट, जब आइस आपका सॉलिड स्टेट था, जब हमने हीट किया आइस को तो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं है। तो आपने देखा कि सॉलिड से आपने लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, स्टेट चेंज हुआ है। और जब स्टेट चेंज होता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, टेम्परेचर याद रखिएगा कांस्टेंट रहता है, तो यहाँ पे जो हीट हम लोग ने सप्लाई किया, टेम्परेचर तो आपको कांस्टेंट है, इसलिए इस हीट को हम लोग क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। जो कि लेटेंट हीट कहते हैं, कि लेटेंट हीट इसलिए कहते हैं कि आपने हीट तो सप्लाई किया लेकिन वहाँ पे टेम्परेचर चेंज देखने को नहीं मिला। तो यहाँ पे क्या होगा, इसे हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहते हैं। क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहते हैं, इसको ML से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो हीट सप्लाई हुआ है, हीट जो है इट इज़ बीइंग यूटिलाइज किया जाता है, ताकि जो है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के जो बॉन्ड्स होते हैं टूट सके और वो जो आपका स्टेट चेंज हो सके, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, हीट किया वाटर को आपने हीट किया,
तो अपने वाटर को हीट किया, ये अभी वाटर स्टेट में ही है। टेम्परेचर कितना हो गया इसकी, टेम्परेचर की अगर हम बात करेंगे तो टेम्परेचर हो गया आपका 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया। तो यहाँ पे अब देखिए लिक्विड स्टेट में टेम्परेचर चेंज हुआ है, तो यहाँ पे जब हम हीट सप्लाई करेंगे तो इस हीट को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बाय फॉर्मूला क्या, MS डेल्टा थीटा, है ना। टेम्परेचर कितना है यहाँ पे, ये स्टेट क्या है आपका, लिक्विड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है, यहाँ पे स्टेट क्या है, लिक्विड स्टेट है। तो देखिए सेम स्टेट की बात करें हम याद रखेंगे, लेटेंट हीट वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे आपका स्टेट चेंज होता है, ठीक है ना, वहाँ पे आपको चेंज इन टेम्परेचर देखने को नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ देखिए लिक्विड से जो है हम लोगों ने 100 डिग्री तक हीट किया है, तो यहाँ पे फॉर्मूला आप किससे, MS डेल्टा थीटा से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, अब हम लोग जो है वाटर को हीट किए, ये वाटर किस में, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया। जब वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पे क्या है, स्टेट क्या हो जाएगा आपका, स्टेट की अगर हम बात करेंगे तो गैसियस स्टेट हो जाएगा। टेम्परेचर कितना है इसका, देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो मैंने बताया था कि जब आपका स्टेट चेंज होता है, जब आपका स्टेट चेंज होगा तो टेम्परेचर वहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे जब हम लोग हीट सप्लाई किया वो हीट को हम लोग क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे, सॉरी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहेंगे। इसे क्या कहेंगे हम लोग, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहेंगे। ओके चलिए, उसके बाद हम लोगों ने फिर इसको हीट किया, जब हीट किया तो ये कितना आपका जो है गैसियस स्टेट में ही है। टेम्परेचर जो है मान के चलिए कितना हो गया, 180 डिग्री सेल्सियस हो गया। ये किस में कन्वर्ट हो गया, गैसियस स्टेट में स्टीम में कन्वर्ट हो गया। इसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे हम लोग, हीट इक्वल्स टू MS डेल्टा थीटा, ठीक है ना। तो याद रखिए कभी कभार आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस जो है, ठीक है ना, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड वाटर एट 180 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे क्या है, 180 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो वाटर क्या स्टीम फेज में है। स्टीम होने के बाद आपको ये हीट कंपोनेंट जो है ज़्यादा ऐड हुआ है, इसके कारण स्टीम इज मोर डेंजरस देन बॉइलिंग वाटर। याद रखिएगा नोट, याद रखिएगा स्टीम जो है, स्टीम इज मोर डेंजरस देन बॉइलिंग वाटर, ठीक है ना, बॉइलिंग वाटर। इज इट ओके, बॉइलिंग वाटर, ठीक है ना, इज इट ओके। चलिए क्लियर है। यहां देखिए देखिए सॉलिड से अगर लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ओके, लिक्विड से हम जब गैसियस में कन्वर्ट करते हैं इसे क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम सॉलिड से डायरेक्टली अगर गैसियस फेज में कन्वर्ट करते हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन का एग्जाम्पल क्या होगा, अगर हम सब्लिमेशन का एग्जाम्पल की बात करेंगे तो सब्लिमेशन का एग्जाम्पल क्या होगा, ये सब एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल याद रखिएगा, एग्जाम्पल क्या है इसका, नेप्थलीन। क्या होता है, नेप्थलीन जो है ये आपका एग्जाम्पल है। नेप्थलीन जो है आपका डायरेक्टली सॉलिड से, आपका किसका, सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस फेज में। उसके बाद हम दूसरा अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो दूसरा एग्जाम्पल है आपका सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी सॉलिड से डायरेक्टली आपका गैसियस फेज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए स्पेसिफिक ये तो डिस्कस। रेगुलेशंस याद रखिएगा, रेगुलेशंस मतलब क्या होता है, द फेनोमेना इन विच आइस मेल्ट्स व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड एंड अगेन फ्रीजेस व्हेन प्रेशर इज रिमूव्ड इज कॉल्ड रेगुलेशन। तो रेगुलेशन में कहने का मतलब ये होता है जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वाटर क्या होता है, आइस जो है मेल्ट होना शुरू हो जाता है। कि जैसे ही आप प्रेशर को हटा देते हैं वो आपको फिर आपका आइस में कन्वर्ट होता है। यही प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाता है जब हम स्केटिंग करते हैं ना। जब हिमाचल प्रदेश आप घूमने जाइएगा, मनाली वगैरह घूमने जाइएगा तो वहाँ जब आप स्केटिंग करते हैं, आपका सरफेस होता है यहाँ पर, जब आप स्केटिंग करते हैं स्केट के कारण प्रेशर इंक्रीज होता है तो इसके नीचे जो आइस है वो क्या वाटर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि आपको क्या प्रोवाइड कर रहा होता है, लुब्रिकेंट प्रोवाइड कर रहा होता है, जिसके कारण से आप जो है आगे मूव करते चले जाते हैं, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन की बात करेंगे, जब किसी भी बॉडी को आप हीट करते हैं तो हीट करता है तो उसमें क्या एक्सपेंशन होता है, लीनियर एक्सपेंशन होता है, एरियल एक्सपेंशन होता है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होता है, ठीक है। इज इट ओके। देखिए अगर हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की बात करेंगे तो एप्लीकेशन जैसे अगर हम जो है हॉर्स कार्ट देखते हैं, जिसे टांगा कहते हैं, तो टांगा में आपने देखा होगा ये आपका वुडन ब्लॉक्स होता है। टांगा आपने देखा होगा ये आपको वुडन ब्लॉक्स होता है। इस वुडन ब्लॉक के ऊपर में जो है आपका एक
आयरन रिंग लगा होता है। तो आयरन रिंग हम लोग किस प्रकार से ऐड करते हैं, पहले आयरन रिंग को हीट कर देते हैं, हीट करने से आयरन रिंग एक्सपेंड कर देते हैं, फिर इसको ऊपर बैठा देता है, फिर वो कूल होने के बाद अपना पोजीशन ले लेता है, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट आपने देखा होगा कि जो आपके रेल लाइन्स होते हैं, ठीक है, रेल लाइन्स में आपका गैप होता है। क्यों गैप होता है, ये गैप आपका प्रोवाइड किया होता है, क्यों, जब हम इस पटरी पे जब ट्रेन चलती है तो फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, फ्रिक्शन के कारण अगर हम बात करेंगे हीटेड होता है, तो हीट होने के कारण क्या होता है, लिनियरली एक्सपेंड करेगा, थोड़ा सा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होगा और थोड़ा सा जो है आपका एरियल एक्सपेंशन होगा। अगर ये गैप प्रोवाइड नहीं होगा तो क्या होगा, दोनों एक साथ होकर फिर ये इस तरीके से उठ जाएगा तो एक्सीडेंट होने के चांस रहते हैं, इसलिए जो है आपका ये गैप प्रोवाइड किया जाता है। थर्मोडायनामिक्स की बात करेंगे तो थर्मोडायनामिक्स देखिए, थर्मोडायनामिक्स डील्स विद द कंसेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर एंड इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो थर्मोडायनामिक्स की बात करेंगे, इसमें हम लोग क्या चीज़ स्टडी करते हैं, हीट के बारे में स्टडी करते हैं, टेम्परेचर के बारे में स्टडी करते हैं, किस प्रकार से हीट को यूटिलाइज करके हम जो एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए ये चीज़ देखिएगा, थर्मोडायनामिक जो है आपका मैक्रोस्कोपिक साइंस है, ये हम लोग जो है मैक्रोस्कोपिक है, इट इज़ नॉट माइक्रोस्कोपिक। ये आपका माइक्रोस्कोपिक नहीं है। माइक्रोस्कोपिक कहने का मतलब है हम जो है मॉलिक्यूलर डिस्क्रिप्शंस को हम स्टडी नहीं करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग जो है मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करते हैं। मैक्रोस्कोपिक लेवल मतलब होता है द स्टेट ऑफ गैस इन थर्मोडायनामिक्स स्पेसिफाइड बाय मैक्रोस्कोपिक वैल्यू, प्रेशर को बताते हैं हम लोग, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, इन सब बारे की चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं हम लोग जो है मॉलिक्यूलर लेवल में जो है वहाँ पे हम लोग स्टडी नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए थर्मोडायनामिक्स की बात करें तो थर्मोडायनामिक्स तीन चीज़ें होती है, एक होता है सिस्टम, दिस इज योर सिस्टम, ठीक है, यहाँ पे क्या है, सिस्टम है। तो ठीक है, ये क्या है, सिस्टम है। तो देखिए सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो सिस्टम में क्या होता है, सिस्टम द क्वांटिटी ऑफ मैटर और रीजन इन स्पेस बाउंडेड बाय आर्बिट्रेरी। देखिए सिस्टम जो होता है, जिस चीज़ को हमें स्टडी करना, ध्यान से सुनिए, जिस चीज़ को हमें स्टडी करना हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। उसके बाहर वाली चीज़ को क्या कहते हैं, हम सराउंडिंग कहते हैं। सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने के लिए एक आपका क्या आता है, एक इमेजिनरी बाउंड्री होता है, ठीक है। चलिए तो अब थोड़ा सा हम लोग ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम को समझ लेते हैं। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम को लोग अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं ओपन सिस्टम। तो सबसे पहले स्टडी करेंगे हम ओपन सिस्टम क्या होता है, ठीक है। ओपन सिस्टम की अगर हम बात करेंगे, ठंडी का दिन है, सारी चीज़ों को यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। सपोज ये आपके पास चाय है, दिस इज योर टी, ये क्या है, टी है, काफ़ी टी, चाय काफ़ी गर्म है, ठंडी का दिन है, तो दिस इज योर टी। टी का टेम्परेचर सपोज कितना है आपका, 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है सपोज, और जिस रूम में है रूम का टेम्परेचर कितना है, सपोज 20 डिग्री टेम्परेचर है। तो ये क्या है आपका टेम्परेचर डिफरेंस होगा, टेम्परेचर डिफरेंस है, ठीक है। तो ओपन सिस्टम में क्या होता है, टी है, टी इसी तरीका से है, ठीक है। तो ओपन सिस्टम में क्या होगा, हीट एंड एनर्जी जो है, हीट, जैसे ओपन सिस्टम की अगर हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन की हुई है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। इज इट ओके, देखिए अरे सॉरी, चलो ठीक है। ओपन सिस्टम की बात करेंगे, ये मैं ऐसा एग्जाम्पल आप लोगों को दूंगा ताकि आप लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। ओपन सिस्टम की बात करेंगे, ये टी है सपोज, गरम चाय है, ठंडा का दिन है तो ऑब्वियसली गरम चाय हम लोग पीते हैं, सभी लोग गरम चाय है। टेम्परेचर कितना है चाय का, 80 डिग्री सेल्सियस है। रूम टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर डिफरेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ओपन सिस्टम में क्या होता है, एनर्जी और मास इंटरेक्ट विद द सराउंडिंग, याद रखिएगा, एनर्जी एंड मास जो होता है इंटरेक्ट विद द सराउंडिंग, इंटरेक्ट विथ द सराउंडिंग। अब इसका मतलब क्या है समझते हैं, डोंट वरी। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, जो कप का टेम्परेचर कितना है, 80 डिग्री, और अगर हम बात करेंगे एनवायरमेंट का टेम्परेचर कितना, 20 डिग्री सेल्सियस है। तो क्या होगा, हीट ट्रांसफर हो रहा है, हीट जो है लॉस हो रहा है, यहाँ से हीट जा रहा है, ये आपका क्या है, हीट निकल रहा है बाहर। तो हीट जो है एनवायरमेंट में जा रहा है, हीट कहाँ जा रहा है, आपका सराउंडिंग में जा रहा है ना। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ जो वेपर जो जा रहे हैं, ये वेपर आपका टी मॉलिक्यूल्स को भी लेके जाएंगे, टी मॉलिक्यूल्स को लेके जा रहे हैं, तो क्या होगा, टी मॉलिक्यूल्स भी जा रहे हैं, ये भी आपका सराउंडिंग में जा रहा है। तो बोथ आपको क्या देखने को मिला, हीट एंड मास की बात करेंगे, हीट एंड मास की बात कीजिए, या हीट एंड एनर्जी एंड
मैटर की बात कीजिए, एनर्जी या मैटर, यहाँ दोनों आपका इंटरेक्ट कर रहे हैं सराउंडिंग से, ठीक है। सेकंड केस की अगर हम बात करेंगे तो क्लोज सिस्टम की बात करते हैं। किसकी? क्लोज सिस्टम की बात करते हैं। तो क्लोज सिस्टम में आपने क्या किया, ये आपका चाय है, आप चाय है, ठीक है ना। अब इसके ऊपर में आपने एक लीड लगा दिया, क्या? ढकना से ढक दिया। जब आपने ढक्कन से ढक दिया तो यहाँ पे क्या होगा, सिप और सिप जो है हीट जो है आपके सराउंडिंग तक जा रहा है, लेकिन ट्यूब मॉलिक्यूल जो जाएंगे वापस कंडेंस हो जाएंगे, तो यहाँ पे सिप और सिप क्या होगा, हीट ट्रांसफर हो रहा है सराउंडिंग से, मैटर ट्रांसफर को आपने रोक दिया, ये ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। क्लोज सिस्टम की बात करेंगे। क्लोज सिस्टम में क्या है आपका, क्लोज सिस्टम में आपके पास जो है थर्मोफ्लक्स के, क्या है आपके पास, क्या है थर्मोफ्लक्स के, ये क्या है आपका थर्मो, इस सिस्टम को लोग आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, गलती से लिख दिया मैंने, इसको हम लोग जो आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या है इसका, थर्मोफ्लक्स। थर्मोफ्लक्स में क्या होता है, आपका हीट भी जो है वो भी सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट नहीं करता है, और आपका मैटर जो है वो भी सराउंडिंग के साथ जो है इंटरेक्ट नहीं करता है। याद रहेगा आप लोग को, आई होप याद रहेगा, ठीक है। चलिए ओके, देखिए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की बात करेंगे तो जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की बात करेंगे तो यहाँ पे याद रखेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस की अगर हम बात करेंगे तो आइसोथर्मल प्रोसेस में जो है आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे क्या टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। उसके बाद अगर आइसोबैरिक प्रोसेस की बात करेंगे तो प्रेशर कांस्टेंट रहता है। आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करेंगे तो ये आपका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करेंगे तो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, आपका एनर्जी और आपका मैटर दोनों ही कंजर्व रहते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है ना। और साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, अब ये प्रोसेस आपका क्या रहता है, साइक्लिक प्रोसेस रहता है। ओके, देखिए इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होता है द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट डू नॉट डिपेंड अपॉन द साइज और क्वांटिटी ऑफ मैटर। जैसे अगर हम बात करेंगे ये आपका, अगर हम बात करेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी होता है जो कि आपका डिपेंड नहीं करता है कि आपके अंदर कितने, मतलब कितना क्वांटिटी, क्या साइज है। जैसे एग्जांपल की बात करें टेम्परेचर की बात करेंगे, अगर ये पानी है, सपोज ये पानी, आपके घर में जो पानी है, अगर एक गिलास भी पानी होगा तो इसका टेम्परेचर 18 डिग्री होगा रूम टेम्परेचर पे। एक बकेट भी कितना, पूरा फुल बकेट भी होगा तो भी 18 डिग्री होगा, टंकी भी होगा तो पूरा आपका 18 डिग्री होगा। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर क्या इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, डिपेंडेंट नहीं है इसके अंदर कितना मैटर है। डेंसिटी भी वही है, कलर भी वही है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की बात करेंगे, एक गिलास पानी भी बॉइल कीजिए तो भी 100 डिग्री सेल्सियस है, और अगर आप 10 गिलास पानी वो 100 डिग्री सेल्सियस। ये सब की क्या इंटेंसिव प्रॉपर्टी, याद रखिएगा एग्जामिनेशन में डायरेक्टली। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, जो कि डिपेंड करता है, जो कि डिपेंड्स ऑन द साइज, सिस्टम साइज एंड द अमाउंट ऑफ मैटर इन द सिस्टम। जैसे अगर हम बात करेंगे लेंथ हो गया, मास हो गया, लेंथ, मास, वॉल्यूम, वेट। अब लेंथ कितना होगा, साइज ऑफ द मैटर के ऊपर डिपेंड करेगा। मास कितना होगा, 1 kg है तो 1 kg का, जब उसके अंदर में मटेरियल कंटेंट 1 kg होगा तो 1 kg होगा, 10 kg होगा तो 10 kg होगा, मतलब इट डिपेंड्स अपॉन द सिस्टम साइज, वेट। ये सब एग्जांपल याद कर लीजिएगा। देखिए लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे तो सबसे पहला लॉज जो है वो ये कहता है ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ए थर्ड ऑब्जेक्ट सी, देन बोथ ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। एक एग्जांपल के तौर पे देखिए यहाँ पे जो है, अगर हम कह रहे हैं कि ए और बी जो है आपका थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और एक और से देखेंगे ए एंड बी आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ए थर्ड ऑब्जेक्ट सी। दोनों आपका थर्मल इक्विलिब्रियम, इससे थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ये इससे थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो आप ये कह सकते हैं देन ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, ठीक है ना। ये आपका क्या है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। देखिए इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे, इंटरनल एनर्जी क्या होता है, एन एनर्जी फॉर्म इनहेरेंट इन एवरेज सिस्टम विद द इंटरनल एनर्जी। जैसे मान के चलिए अगर हम यहाँ बात करते हैं, ग्लास है सपोज, ठीक है ना, ये ग्लास है, इस ग्लास में पानी रखिए तो पानी में मोलिकुल्स हैं, ये मोलिकुल्स है। इस ग्लास की अगर हम वाटर की इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे, वाटर की अगर हम इंटरनल एनर्जी की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी क्या होगा, बताइए जरा, इंटरनल एनर्जी क्या होगा, द एनर्जी फॉर्म इनहेरेंट इन एवरी सिस्टम। यहाँ पे देखिए मोलिकुल्स के, ये मोलिकुल्स जो है मोशंस परफॉर्म कर रहे हैं, कौन कौन से मोशंस परफॉर्म कर रहे हैं मोलिकुल्स, ये मोलिकुल्स आपके वाइब्रेशनल मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, प्लस ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, प्लस रोटेटरी मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, प्लस इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड एनर्जी है, तो ये सब एनर्जी क्या होगा, ये सब एनर्जी जो आपके, ये सब एनर्जी आपके क्या होते हैं, इनहेरेंट एनर्जी होते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर में। ये आपके
इसके इनहेरेंट एनर्जी होते हैं, क्योंकि देखिए मॉलिक्यूल जो है दे आर इन मोशन, तो वो वाइब्रेशनल मोशन परफॉर्म करेंगे, तो जब मोशन होगा तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपका एनर्जी होगा। ट्रांसलेशनल परफॉर्म करेंगे, रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेंगे, दो आपके मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड एनर्जी होगा, ठीक है ना, ये सब आपके इनहेरेंट एनर्जी होते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करेंगे तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कहता है कि जब सब आप जो हीट सप्लाई करते हैं, देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, देखिए फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करेंगे तो एक चीज याद रखिएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, इसे हम लोग जो है वी कॉल इट एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, ठीक है ना। क्यों कहते हैं याद रखिएगा, इसलिए कहते हैं कि ये कहता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड बट ओनली कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड बट ओनली कैन बी चेंज फ्रॉम वन ट्रांसफॉर्म बट ओनली कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स में कि जब आपने हीट सप्लाई किया किसी भी सिस्टम को, तो हीट सप्लाई किया तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा प्लस वर्क डन होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है ना। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि जब आपने हीट सप्लाई किया तो 100% ऑफ द हीट जो है, इट कैन नॉट बी 100% ऑफ द हीट जो है, 100% ऑफ हीट जो है कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। ऑब्वियस बात है, कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, जो आपने हीट सप्लाई किया उसमें 100% जो आपके उसमें क्या होगा, देयर विल बी चेंज इन इंटरनल एनर्जी। जैसे इसको देखिए एग्जांपल हम लोग बहुत अच्छी तरीके से फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स के एग्जांपल समझ सकते हैं। सपोज हम लोग जो चावल बनाते हैं, आपने यहाँ पे हीट सप्लाई किया, जब चावल बनाते हैं तो पहले क्या होता है, चावल बनाते हैं आपका चावल का यहाँ पर ढक्कन लगा के रखा गया है। जब चावल बनाइएगा तो पहले क्या होगा, जो पहले आपके देखिएगा चावल बनाते समय तो वाटर आपका पहले, वाटर का पहले स्टेट देखिएगा, वाटर आपका क्या, वाटर के जो मॉलिक्यूल जो है, मॉलिक्यूल्स पहले एनर्जी लेंगे, वो एक्साइट होंगे, फिर वो क्या होंगे, वो वेपर स्टेट में जाएंगे, पहले वेपर स्टेट में जाएंगे, उसके बाद वो मोशंस परफॉर्म करेंगे। तो ये क्या है आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो गया। उसके बाद जो है ढक्कन जो है वो अप एंड डाउन करना शुरू कर देता है, तो ये आपका वर्क डन हो गया। तो आपने देखा कि जो आपने हीट सप्लाई किया है वो 100% उसका कन्वर्जन वर्क में नहीं होता, वहाँ पे क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद सेकंड लॉ की बात करेंगे तो सेकंड लॉ भी जिससे हम लोग सेकंड लॉ याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड लॉ की बात करेंगे तो सेकंड लॉ को हम लोग कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट कहते हैं। तो कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ये कहता है, इट इज इम्पॉसिबल फॉर एन इंजन वर्किंग बिटवीन ए साइक्लिक प्रोसेस टू एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम ए रिजर्वर एंड कन्वर्ट कंप्लीटली इनटू वर्क। कभी भी 100% कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज इम्पॉसिबल। कभी भी आपने जितना हीट लिया है उसको आप कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो सेकंड लॉ की बात करेंगे तो सेकंड लॉ जो है आपका ये कहता है 100% ऑफ कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज नॉट पॉसिबल। तो देखिए क्या होता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कहता है, सपोज मान के चलिए ये बॉडी आपका टेम्परेचर T1 पे है, इस बॉडी को हम लोग कहते हैं सोर्स कहते हैं, ठीक है ना, सोर्स कहते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर एक T2 पे है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंक कहते हैं। आपने इस बॉडी से हीट एक्सट्रैक्ट किया, क्या एक्सट्रैक्ट किया, Q1, ताकि आप वर्क डन करेंगे। वर्क डन कितना निकला आपका, W निकला, लेकिन सर्टेन ऑफ जो हीट है वो आपका रिजेक्ट हो गया। तो आपने क्या देखा यहाँ पे आपने देखा कि Q1 की बात करेंगे, Q1 जो आपने हीट एक्सट्रैक्ट किया था इट इज इक्विवेलेंट टू वर्क डन प्लस सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट इज रिजेक्टेड। तो आपने क्या देखा यहाँ पे 100% ऑफ एनर्जी, 100% कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क, ये क्या है, इज इम्पॉसिबल। ये आपका क्या है, इम्पॉसिबल। रीजन बिंग व्हाट, क्योंकि आपका जो है ये हीट आपका रिजेक्ट होता है। इसलिए याद रखिएगा किसी भी एफिशिएंसी की बात, इंजन की एफिशिएंसी की बात करेंगे, इंजन की एफिशिएंसी इज
लेस देन 100%, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी मतलब होता है इनपुट आपने क्या दिया Q1 और आउटपुट में क्या मिला, वर्क मिला हमें, ठीक है ना। तो W मतलब क्या होगा, W मतलब होता है Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, तो क्या होगा 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, है ना। तो देखिए 1 से आपका 1 से ये चीज़ माइनस हो रहा है, मतलब 100 एफिशिएंसी जो है इट इज़ ऑलवेज लेस देन 100%, ठीक है। तो ये क्या था आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखिए कार्नोट इंजन की बात करेंगे तो कार्नोट इंजन जो है ये एक तरह का आपका थियोरेटिकल इंजन है, ठीक है ना। क्या एक तरह का आपका थियोरेटिकल इंजन है जो कि जो है इट ऑपरेट्स ऑन ए रिवर्सिबल साइकिल पे, ठीक है ना। रिवर्सिबल साइकिल पे काम करता है, इट हैज़ मैक्सिमम एफिशिएंसी जो कि आपका एक थियोरेटिकल है। उसके बाद हम बात करेंगे एंट्रोपी की बात करते हैं। तो एंट्रोपी क्या होता है, इट इज़ ए मेजर ऑफ रेंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ ए सिस्टम। एंट्रोपी की अगर हम बात करेंगे, अगर हम एंट्रोपी की बात करते हैं तो एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रेंडमनेस ऑफ ए मॉलिक्यूल। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसको देख लेते हैं हम लोग। एंट्रोपी की अगर हम बात करेंगे तो मेजर ऑफ डिग्री ऑफ randomness of a molecule, ठीक है ना। जो मॉलिक्यूल्स जितना ज़्यादा डिसऑर्डर स्टेट में होगा उसकी एंट्रोपी उतनी ज़्यादा होगी। सपोज मान के चलिए ये सॉलिड है आपका, यहाँ मॉलिक्यूल्स क्या है, काफ़ी ज़्यादा ऑर्डरली अरेंजमेंट में है। ये सॉलिड हो गया, ये लिक्विड हो गया। तो लिक्विड में क्या है, मॉलिक्यूल्स के पास स्पेस से मूव कर सकते हैं। गैसियस फेज की बात करेंगे, काफ़ी ज़्यादा स्पेस, इसलिए कहा जाता है। एंट्रोपी की बात करेंगे तो एंट्रोपी जो है गैस का सबसे अधिक होता है। उसके बाद एंट्रोपी लिक्विड का होता है, उसके बाद एंट्रोपी सॉलिड का होता है। और मैंने बताया था एंट्रोपी जो आपका एंट्रोपी एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात करेंगे, एंट्रोपी एट -273 डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे, जहाँ पे आपका बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट जो होता है, ठीक है ना, कंडेंसेट स्टेट होता है। वहाँ पे क्या होता है, मॉलिक्यूल जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर इस तरह हो जाते हैं, एक बॉल का निर्माण कर देते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, एंट्रोपी आपका 0 होता है, ठीक है ना। इज इट ओके। अब एक चीज़ को देखिए हम लोग, अगर एंट्रोपी को अगर हम लोग जो है सेकेंड लो की अगर हम सेकेंड लो से देखते हैं तो हम लोग क्या है, सपोज कोई सिस्टम से आपने हीट एक्सट्रैक्ट किया Q1, ये वर्क डन W हुआ, सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट जो है Q2 आपका किस में रिजेक्ट हो गया, एनवायरमेंट पे रिजेक्ट हो गया। एनवायरमेंट पे जब हीट रिजेक्ट हुआ है तो एनवायरमेंट के मॉलिक्यूल्स होंगे हीट एक्सेप्ट करेंगे, अब उसका रेंडमनेस बढ़ेगा, इसलिए कहा जाता है एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। इसलिए कहा जाता है एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स जो है, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, ठीक है, कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। इज इट ओके। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वही चीज़ कहता है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कहता है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करेंगे तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट्स दैट, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट्स दैट द एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्ट क्रिस्टल एट ए टेम्परेचर ऑफ 0 केल्विन इज 0। जैसे मैंने बताया कि परफेक्ट क्रिस्टल की बात करेंगे 0 केल्विन, तो 0 केल्विन मतलब क्या होता है, 0 केल्विन की बात करेंगे तो 0 केल्विन का मतलब होता है -273.16 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे क्या होगा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट होता है, इसलिए एंट्रोपी क्या आपका 0 है, ठीक है। चलिए ओके। अब हम लोग जो है वेव्स, साउंड वेव्स एंड सिंपल हार्मोनिक मोशंस का जो है स्टडी करेंगे, ठीक। चलिए ओके। चलिए तो वेव्स की अगर हम बात करते हैं, वेव्स होता क्या है, तो वेव्स इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट द ट्रांसफर ऑफ मैटर। ये अगर इन कंक्लूजन, ए वेव कैन बी डिस्क्राइब एज ए डिस्टर्बेंस दैट ट्रेवल्स थ्रू ए मीडियम ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर विदाउट द ट्रांसफर ऑफ मैटर। अगर वेव्स की बात करेंगे हम लोग, अगर वेव्स में क्या होता है, देखिए सपोज वेव्स जो है, वेव्स यहाँ पे 2 पॉइंट हमें याद रखना है, एग्जामिनेशन को पूछा जाएगा। वेव्स में क्या रहता है, मैटर इज नॉट ट्रांसफर्ड, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैटर जो होता है, मैटर इज नॉट ट्रांसफर्ड, मैटर आपका ट्रांसफर नहीं होता है,
यहाँ क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। और इसी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के कारण आपको वेस्ट जनरेट होता है। देखिए यहाँ देखिए, सपोज यहाँ पे आपका मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, दे विल वाइब्रेट। मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, यहाँ पे वाइब्रेट करेंगे, वाइब्रेट करेंगे मॉलिक्यूल्स, लेकिन अपने पोजीशन को वो नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर पोजीशन की बात करेंगे तो अपने पोजीशंस को नहीं छोड़ेंगे। अब वो क्या करेंगे, एनर्जी दूसरे मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करेंगे, फिर ये मॉलिक्यूल्स अपने पोजीशन पे वाइब्रेट करेंगे पोजीशन को, या फिर ये नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करेंगे। तो इस तरीके से एनर्जी ट्रांसफर होता है। एनर्जी ट्रांसफर के कारण जो है आपका वेव्स प्रोपागेट करता है, वेव्स जो है प्रोपागेट करता है, ठीक है ना, वेव्स फैलता है। इज इट ओके? तो देखिए वेव्स आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मैकेनिकल वेव्स, एक होता है आपका, एक होता है मैकेनिकल वेव्स, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मैकेनिकल वेव्स की बात करेंगे, मैकेनिकल वेव्स को जो है मीडियम की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है, मीडियम की ज़रूरत होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जैसे मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पे आपको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है ना। दो मैकेनिकल वेव्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ट्रांसवर्स वेव, एक होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव। एक होता है ट्रांसवर्स वेव, एक होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है ना। देखिए अगर हम वेव्स की बात करेंगे, मैकेनिकल वेव्स की बात करेंगे, तो दो प्रकार के वेव्स हमने देखा, एक होता है आपका ट्रांसवर्स वेव। देखिए ट्रांसवर्स वेव की अगर हम बात करेंगे, ट्रांसवर्स वेव की अगर हम बात करें तो ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, molecules or particles vibrate perpendicular to the molecules and particles vibrate perpendicular to the direction of wave flow। molecules की अगर हम बात करेंगे, molecules और particles vibrate perpendicular to the direction of wave flow, to the direction of wave flow। वेव फ्लो, सपोज ये आपका वेव है, सपोज वेव इस दिशा में फ्लो कर रहा है, वेव का डायरेक्शन ये है, तो वेव का डायरेक्शन ये है, तो इसका मतलब क्या होगा, एनर्जी भी इसी डायरेक्शन में है, ठीक है ना। लेकिन पार्टिकल्स की बात करेंगे तो पार्टिकल्स जो है ये वाइब्रेट आपका कैसे कर रहे हैं, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव फ्लो। ये पार्टिकल्स आपका परपेंडिकुलरली वाइब्रेट कर रहे हैं, तो पार्टिकल जो है ये परपेंडिकुलरली वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्रांसवर्स वेव के एग्जांपल क्या है, ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल की बात करेंगे, एग्जामिनेशन में पूछा गया, तो वाटर वेव जो होता है, वाटर वेव्स या पानी में जो रिपल्स जो क्रिएट होते हैं, रिपल जो क्रिएट होती है, आपका क्या है, ट्रांसवर्स वेव एग्जांपल। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की अगर हम बात करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की अगर हम बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल जो होते हैं वाइब्रेट along the direction of wave flow, along the direction of wave flow। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये आपका वेव इस दिशा में फुल फ्लो करे, इसका मतलब क्या है, एनर्जी भी जो इसी दिशा में, लेकिन पार्टिकल जो है दे वाइब्रेट इन दिस डायरेक्शन, ठीक है ना, along the direction of wave flow। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का एग्जांपल क्या होता है, साउंड वेव, जो याद रखिएगा, साउंड वेव जो हम लोग बोलते हैं वो क्या एग्जांपल है, इट्स एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। चलिए ओके, अब देखिए यहाँ पे अगर वेव्स को अगर आप देखिएगा तो वेव्स का, देखिए जस्ट ए मोमेंट, वेव्स को थोड़ा स्टडी कर लेते हैं हम लोग। अगर ट्रांसवर्स वेव को देखिएगा, ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव किस प्रकार से होता है, ये देखिए एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी में, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। यहाँ आपको पता है कि जो पार्टिकल जो होते हैं, मैंने बताया था, दे वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव फ्लो, मैंने बताया। एग्जाम्पल क्या बताया मैंने, वाटर वेव। अब देखिए इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है ना। ये क्या है आपका एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है ना। थोड़ी सी डायग्राम, आई थिंक इट्स नॉट ओके, डायग्राम जो है थोड़ी सी, चलिए ओके, ये आपका क्या है, ट्रांसवर्स वेव है। ये जो पोजीशंस जो देख रहे हैं आप लोग, ये टॉप पोजीशन को हम क्या कहते हैं, इसे क्रेस्ट कहते हैं हम लोग, इसे क्या कहते हैं हम लोग, ट्रॉ कहते हैं, ट्रॉ कहते हैं। और क्रेस्ट टू क्रेस्ट का पोजीशन जो है, या ट्रॉ टू ट्रॉ पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग वेवलेंथ कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं,
लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। ये जो आप जो देख रहे हैं मैक्सिमम, ये क्या आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। इसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। फिर एक होता है फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं। फ्रिक्वेंसी क्या होता है, फ्रिक्वेंसी की अगर हम बात करेंगे, फ्रिक्वेंसी की अगर हम बात करते हैं तो फ्रिक्वेंसी जो होते हैं आपके नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। जैसे यहाँ पे सपोज ये इतना कंप्लीट करने में 1 सेकंड लगा इसको, तो कितने साइकिल हुए, 2 साइकिल हुए हैं, तो 2 साइकिल कंप्लीट हुआ है। तो इसका यूनिट क्या, तो फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज होता है, याद रखिएगा। ये एग्जामिनेशन में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हर्ट्ज होता है, ठीक है। चलिए ओके। किसी भी अगर वेव की अगर हम बात करेंगे, वेव हैविंग हायर वेवलेंथ, वो क्या होगा, इट विल ट्रैवल मोर डिस्टेंस। नोट में याद रख लीजिएगा, नोट में याद रखिएगा। पहला, वेव हैविंग हायर वेवलेंथ, हायर वेवलेंथ जिसका क्या होगा, विल ट्रैवल मोर डिस्टेंस, विल ट्रैवल मोर डिस्टेंस, काफ़ी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। सेकंड की अगर हम बात करेंगे, वेव हैविंग हायर फ्रीक्वेंसी, वेव हैविंग हायर फ्रीक्वेंसी, उसका क्या होगा, इट विल कैरी मोर एनर्जी, ठीक है ना। वेव हैविंग हायर फ्रीक्वेंसी, हायर फ्रीक्वेंसी विल कैरी मोर एनर्जी, विल कैरी मोर एनर्जी, मोर एनर्जी, ठीक है ना, विल कैरी मोर एनर्जी। एग्जाम्पल अगर आप लोग देखना चाहते हैं, जैसे अगर हम 3G 4 या 1G 2G 3G 4G की अगर हम बात करेंगे, तो 4G का सपोज फ्रीक्वेंसी जो है हम लोग यूज़ करते हैं 1800 मेगाहर्ट्ज है, ठीक है ना। और भैया अगर 5G की बात करेंगे तो 5G में क्या है, 3300 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। तो देखिए फ्रीक्वेंसी किसकी अधिक है, 5G की फ्रीक्वेंसी अधिक है, फ्रीक्वेंसी अधिक है इसकी, तो फ्रीक्वेंसी अधिक होगा तो क्या होगा, एनर्जी इसकी अधिक होगी। इसलिए आप जो 5G के यूज़ करके बहुत तेज़ी से आप मूवी डाउनलोड कर सकते हैं, सारी चीज़ें बहुत एक्टिविटी फास्ट हो जाएंगी, है ना, अपलोडिंग डाउनलोडिंग। लेकिन यहाँ पे 5G में क्या फ्रीक्वेंसी अधिक है, तो याद रखिएगा वेवलेंथ कम होगा। ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है। तो अगर फ्रीक्वेंसी अगर अधिक है तो क्या होगा, वेवलेंथ कम हो जाएगा, वेवलेंथ कम हो जाएगा तो क्या होगा, डिस्टेंस जो कवर करेगा वो कम हो जाएगा, है ना। इसीलिए हम लोग 5G में हमें जो है आपने न्यूज़ में देखा होगा काफ़ी ज़्यादा टावर की ज़रूरत है, हमें मोर टावर्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। इज इट ओके, चलिए क्लियर है। ये देखिए आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये क्या है, जो लाइट से जो वेव आते हैं इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसी भी थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अगर हम बात करेंगे, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अगर हम बात करते हैं, ये डायग्राम क्लियर है। ये आपका क्या है, रेडियो वेव्स है। यहाँ देखिए ये क्या है आपका, रेडियो वेव्स है। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे। तो यहाँ देखिए यहाँ से आपका क्या हो रहा है, वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है। यहाँ देखिए यहाँ पे आपका क्या है, वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है। तो सबसे अधिक आपका वेवलेंथ किसका है, रेडियो वेव्स का है, ठीक है ना। और यहाँ से देखिएगा अगर आप, तो यहाँ से क्या है आपका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है। डायग्राम देख के भी आपको पता चल जा रहा होगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है। तो सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी आपका किसका है, गामा रेस का है, ठीक है ना। इज इट ओके। तो वेवलेंथ जब अधिक होगी, इसलिए रेडियो वेव्स जो है, रेडियो वेव्स आपका काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। लेकिन गामा रेस की बात करेंगे तो ये आपका ज़्यादा डिस्टेंस नहीं करेगा, एनर्जी ज़्यादा, तो इसकी पेनिट्रेटिंग पावर अधिक होती है। क्या होती है, पेनिट्रेटिंग पावर की अगर हम बात करेंगे, पेनिट्रेटिंग पावर जो होता है वो आपका अधिक होता है। ये जो आपका एटॉमिक न्यूक्लियाई के अंदर भी जो है पेनिट्रेट कर सकता है, ठीक है। इज इट ओके। अब देखिए यहाँ पे विजिबल रेंज की अगर हम बात करेंगे, हम जो अगर विजिबल रेंज की अगर बात करते हैं, सो ये आपका विजिबल रेंज है। यहाँ तक ये आपका विजिबल रेंज है। तो विजिबल रेंज का अगर हम विजिबल रेंज की बात करेंगे तो विजिबल रेंज जो रहता है आपका 400 नैनोमीटर से, याद रखिएगा 700 नैनोमीटर तक होता है। ये विजिबल रेंज है। विजिबल रेंज में क्या होता है, विवगियर लाइट होते हैं। क्या होते हैं, विवगियर, VIBGYOR, ठीक है ना, विवगियर होता है। इज इट ओके। तो अगर विजिबल रेंज की अगर हम बात करेंगे
ठीक है ना। अगर हम विजिबल रेंज की बात करते हैं, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं सब। चलिए विजिबल रेंज की अगर हम बात करते हैं तो विजिबल रेंज में क्या होता है आपका, विजिबल रेंज जो याद रखिएगा 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक होते हैं विजिबल रेंज, ठीक है ना। इज इट ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, वेबगियर होते हैं VIBGYOR। वेबगियर का वेवलेंथ कितना होता है 400 नैनोमीटर होता है और रेट का कितना होता है 700 नैनोमीटर होता है। तो याद रखिएगा वेवलेंथ आपका सबसे अधिक किसका है, वेवलेंथ आपका सबसे अधिक रेट का है। इसमें फ्रीक्वेंसी किसका सबसे अधिक है आपका, तो फ्रीक्वेंसी जो सबसे अधिक है वो आपका वेबगियर का है। रेट का वेवलेंथ देखिए, रेड इज हैविंग मोर वेवलेंथ। रेट की अगर हम बात करेंगे, रेड इज हैविंग मोर वेवलेंथ, तो काफ़ी ज़्यादा वेवलेंथ होने के कारण क्या है, इट कवर्स मोर डिस्टेंस, इट ट्रेवल्स मोर डिस्टेंस, इट ट्रेवल्स मोर डिस्टेंस, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा, है कि नहीं। इसलिए देखिएगा जो आपके खतरे की घंटी की बात करेंगे या डेंजर साइन की अगर हम बात करेंगे, डेंजर साइन की जो हम लोग बात करते हैं वो आपका जो है डेंजर साइन को वो किससे मार्क किया होता है, आपका डेंजर सिग्नल जो है आपके रेड लाइट से मार्क किया होता है ना। ऐसे लिखा रहता है ताकि क्या हो, ताकि आपका जो है ये आपका दूर से विजिबल हो जाए, ठीक है ना, ये आपका दूर से जो है विजिबल हो जाए। इज इट ओके। चलिए क्लियर है। अब साउंड वेव्स की बात करेंगे तो साउंड वेव्स हम लोग पहले भी देख चुके हैं। साउंड वेव्स जो क्या है आपका, साउंड वेव्स आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव है। साउंड वेव आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होगा, पार्टिकल जो है दे वाइब्रेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव फ्लो। तो पार्टिकल्स आपके इसी डायरेक्शन में जो है पार्टिकल्स आपके जो है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव फ्लो में मूव करेंगे। तो पार्टिकल्स क्या होगा, एक जगह पार्टिकल्स कॉम्पैक्ट हो जाते हैं तो वहाँ पे इंक्रीज प्रेशर होता है, फिर वो आपका डिक्रीज प्रेशर होता है। तो इस तरीके से आपका जो है वेव्स प्रोपेगेट करते हैं। बेसिकली अगर देखेंगे तो वेव्स जो साउंड वेव्स जो होते हैं वो प्रोपेगेट करते हैं बाय मींस ऑफ, इसे हम लोग क्या कहते हैं, जहाँ प्रेशर इंक्रीज, इसे हम लोग बोलते हैं, जस्ट अ मोमेंट, ओके। ओके यहाँ देखिए साउंड वेव की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या है, प्रेशर इंक्रीज हो जा रहा है, यहाँ पे आपका जो है प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। इसी तरीका से जो है आपका साउंड वेव प्रोपेगेट करता है। तो साउंड वेव आपका क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। यहाँ याद रखिएगा इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्रेशन कहते हैं, इसको हम लोग रेयर फैक्शन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, रेयर फैक्शन कहते हैं, रेयर फैक्शन कहते हैं। तो साउंड वेव जो है आपका बाय मीन्स ऑफ कंप्रेसर, साउंड वेव जो होता है बाय मीन्स ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फैक्शन। साउंड वेव्स क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव से, तो पार्टिकल जो है दे वाइब्रेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव फ्लो। तो यहाँ पे जहाँ इंक्रीज प्रेशर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्रेशन कहते हैं, और जहाँ डिक्रीज प्रेशर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेयर फैक्शन कहते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग साउंड वेव, तो याद रखिएगा स्पीड ऑफ द साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है स्पीड ऑफ साउंड जो है इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। याद रखिएगा प्रेशर पे इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। डेंसिटी की बात करेंगे तो स्पीड ऑफ द साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द गैसेस। ह्यूमिडिटी जो है, ह्यूमिड एयर इज लाइटर देन ड्राई एयर एंड दैट इज वाई स्पीड ऑफ द साउंड इंक्रीजेज दैट ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज। तो एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछा जाता है याद रखिएगा साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब बाई चांस की बात है, सपोज ये आपका हिल है, सपोज ये कोई पहाड़ है, चारों ओर पहाड़ है, आप यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे खड़ा होकर आपने जो है चिल्लाया, मतलब यू साउटेड, यू आपने किसी का नाम लिया, तो आपको यहाँ पे क्या होगा, वापस से जो है आपको नाम सुनाई देता है, नाम सुनाई देता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। और आपको जो रिफ्लेक्टेड रे जो आपके कानों तक पहुँच रहा है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग इको कहते हैं। क्या कहते हैं, इको कहते हैं, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं, जो आपको रिटर्न आया उसे हम लोग क्या कहते हैं, इको कहते हैं। कंडीशन फॉर्म में द फॉर्मेशन ऑफ इको क्या होना चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ द साउंड एंड द रिफ्लेक्टिंग बॉडी शुड बी 17.2 मीटर्स। जो मैंने बताया कि आपका ये आपका बॉडी और आपका यहाँ पे, तो मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस इन दोनों के बीच में जो 17.2 मीटर्स होना चाहिए। वेवलेंथ ऑफ साउंड शुड बी लेस देन द हाइट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग बॉडी। इंटेंसिटी ऑफ द साउंड काफ़ी अधिक होना चाहिए, ठीक है। एप्लीकेशन क्या होता है, इको की बात करेंगे तो जो मेगाफोन जो आपने मेला वगैरह में देखा होगा वहाँ पे किस बेसिस पे काम करते हैं, आपके जो है इको बेसिस पे काम करते हैं। रिवर्बरेशन की बात करेंगे तो रिवर्बरेशन मतलब क्या होता है, साउंड जैसे आपने देखा होगा, साउंड क्रिएटेड इन ए बिग हॉल विल परसिस्ट बाय रिपीटेड रिफ्लेक्शंस फ्रॉम द वॉल until it is reduced to a value where it is no longer audible। तो देखिए अगर ऑडिटोरियम की बात करते हैं, घर आपने देखा होगा, सपोज ये मान के चलिए ऑडिटोरियम है,
ये ऑडिटोरियम है, ठीक है ना, ऑडिटोरियम है। और यहाँ पे खड़ा होकर जो है आप कुछ लेक्चर डिलीवर कर रहे थे, यहाँ पे क्या होगा, आपने बोला यहाँ से इको क्रिएट होगा, 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 यहाँ से, तो मल्टीपल इकोस क्रिएट होते हैं, मल्टीपल इकोस क्रिएट होते हैं, मल्टीपल इकोस क्रिएट होते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्बरेशन ऑफ साउंड कहा जाता है। जनरली क्या होता है, रिवर्बरेशन इज नॉट गुड, ये अच्छी बात नहीं होती। इसीलिए आपने देखा होगा ऑडिटोरियम्स हो या जहाँ उस प्लेटफॉर्म जहाँ काफ़ी ज़्यादा लेक्चर्स डिलीवरी होते हैं, वहाँ पे क्या रहता है, इकोस को रिड्यूस करने के लिए क्या होते हैं, इकोस को रिड्यूस करने के लिए साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कंप्रेस्ड फायरबोर्ड, रफ प्लास्टर्स वगैरह का यूज़ किया जाता है, ठीक है। देखिए अब मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का यूज़ कहाँ किया जाता है, मतलब मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड मतलब रिवर्बरेशन का कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो मेगाफोन्स जो आपने देखा होगा, शहनाइज जो शादी वगैरह में बजती है, ठीक है ना, शहनाइज वगैरह जो होता है, शहनाई जो होती है, उसमें क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है, क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है, ठीक है ना। ओके, जो स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर जो यूज़ करते हैं टू मेजर हार्ट बीट, इसमें भी क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड मतलब रिवर्बरेशन प्रॉपर्टी का प्रयोग किया जाता है। ओके, रेंज ऑफ हियरिंग की बात करेंगे, रेंज ऑफ हियरिंग क्या होता है, ठीक है, इज इट ओके, क्लियर है। चलिए रेंज ऑफ हियरिंग हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। रेंज ऑफ हियरिंग, रेंज ऑफ हियरिंग की बात करें, देखिए अगर रेंज देखिएगा तो सपोज यहां से हम यहां तक ड्रॉ करते हैं, ओके ओके, सो 0 से 20 हर्ट्ज, ये हो गया 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज, हर्ट्ज, आइए आपका 20,000 हर्ट्ज से अधिक है, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये जो पोर्शन जो होता है, इस पोर्शन, तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, इंफ्रा साउंड कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इंफ्रा साउंड कहते हैं, इंफ्रा साउंड कहते हैं। तो 0 से 20 हर्ट्ज जो साउंड रहता है, ये हमारे लिए ऑडिबल रेंज, ये हमारे लिए क्या है, हम लोग के लिए, ह्यूमन बींग के लिए नॉट ऑडिबल है, हम लोग इसे सुन नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते। जनरली इंफ्रा साउंड वेव जो होते हैं वो आपके राइनासोरस जो होते हैं, ठीक है ना, राइनासोरस के थ्रू जो यूज़ किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन। तो राइनासोरस जो होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंफ्रा साउंड वेव। ये जो साउंड वेव्स होते हैं 20,000 से लेकर 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, ये हमारा ऑडिबल रेंज है, ये हमारा क्या है, ऑडिबल रेंज है। हम लोग जो बात करते हैं, जो सुनते हैं, वो इसी रेंज को सुन पाते हैं। जैसे कुछ भी चीज़ आप अगर कोई अगर बम ब्लास्ट हुआ या कोई भी विस्परिंग हो रहा है या समुद्र की लहरें हो रही है, जो चीज़ आप सुन पा रहे हैं उसका क्या होता है, उसका रेंज क्या होता है, 20 to 20,000 हर्ट्ज होता है। हाँ, जनरली ये देखा जाता है कि जो बच्चे जो होते हैं, बच्चे में रेंज थोड़ा सा अधिक होता है, वो कितना होता है, 25,000 हर्ट्ज तक हो जाता है। और थोड़े से जो बूढ़े लोग होते हैं उनका रेंज थोड़ा सा कम हो जाता है। ऑन जनरल बेसिस अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो सुनने का जो रेंज रहता है वो क्या रहता है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज रहता है। इसके बाहर में जो साउंड वेव होता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, अल्ट्रा साउंड वेव कहते हैं, अल्ट्रा साउंड कहते हैं, अल्ट्रा साउंड कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अल्ट्रासाउंड के एप्लीकेशन देखेंगे, जो आपके डॉल्फिन्स की अगर हम बात करेंगे, डॉल्फिन्स वगैरह जो हो गए, ठीक है ना, डॉल्फिन्स वगैरह जो हो गए, ये सब जो कम्युनिकेट करते हैं, या बैट्स, चमगादड़ जो हो गए, ठीक है ना, ये जो डॉल्फिन्स कम्युनिकेट करते हैं वो किस बेसिस पे कम्युनिकेट करते हैं, अल्ट्रासाउंड पे कम्युनिकेट करते हैं। और बैट्स वगैरह आपने देखा होगा वो अंधेरी में शिकार करते हैं। कैसे शिकार करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ, ये किसका वेव्स का यूज़ करते हैं, ये आपका अल्ट्रासाउंड वेव्स का यूज़ करते हैं। किसका वेव करते हैं, अल्ट्रासाउंड वेव्स का, ये अल्ट्रासाउंड वेव रिलीज करते हैं। अब बाई चांस की बात है कोई प्रे है, उससे जब अल्ट्रासाउंड टकराएगा ये वापस इसके पास आएगा तो इसको पता चल जाएगा कि क्या है, प्रे का डिस्टेंस क्या है। तो बैट्स वगैरह जो होते हैं वो आपके अल्ट्रासाउंड वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है हमारे ऑडिबल रेंज क्या, 20 से लेकर 20 हर्ट्ज तक था, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक हमारा ऑडिबल रेंज है। इसके 0 से लेकर 20,000 हर्ट्ज, 0 से लेकर 20 हर्ट्ज तक जो होता है वो इंफ्रा साउंड है, जो हमारे लिए नॉट ऑडिबल है। ये कुछ एनिमल जो होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं, जैसे राइनासोरस। अल्ट्रासाउंड की बात करेंगे तो ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज जो होते हैं वो आपका अल्ट्रासाउंड होते हैं, डॉल्फिन्स, बैट्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि जो शिप्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है ना, जो शिप्स वगैरह जो होते हैं, जैसे शिप्स वगैरह जो होते हैं, शिप्स वगैरह जो होते हैं आपका सोनार का यूज़ करते हैं, सोनार का यूज़ करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ मेजरिंग द डेप्थ ऑफ द ओशन। तो सोनार अगर हम बात करेंगे तो सोनार जो है वो आपका किसका इस्तेमाल करता है, वो आपका
अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करता है। क्या किसका इस्तेमाल करता है? अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करता है। ठीक है, इज इट ओके? चलिए अब हम लोग जो है सिंपल हार्मोनिक मोशंस को स्टडी करने वाले हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशंस में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, हमें जो है बेसिकली रेजोनेंस को समझना है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशंस होता क्या, इसे थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशंस की अगर हम बात करेंगे तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है ऑसिलेटरी मोशन in which the acceleration of a particle is directly proportional to the displacement and directs toward the fixed point in a direction opposite to the displacement is called simple harmonic motion। देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करेंगे, यहाँ पे क्या होता है, सपोज जो पेंडुलम जो होते हैं, पेंडुलम की बात करेंगे, ये पेंडुलम है, यहाँ पे आपने सपोज ये पेंडुलम का पोजीशन हो गया। जस्ट ए मोमेंट, देखिए हमें थोड़ा सा हम लोग फास्ट है, रीजन बिंग व्हाट, हम लोग बीपीएससी के लिए हमें जो 9 घंटे के अंदर में जो पूरा टारगेट कंप्लीट करना है। ठीक है ना, चलिए पेंडुलम हो गया, ये आपने यहाँ पे ये इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट x हुआ, लेकिन यहाँ पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है पेंडुलम में, जो कि कोशिश कर रहा है इस पेंडुलम को वापस अपने मीन पोजीशन पे लेके आ जाती है। ऑसिलेटरी मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशंस की जो स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि फोर्स जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x, यहाँ माइनस साइन इसलिए कि रेस्टोरिंग फोर्स जो होता है वापस इस मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश करता है, डिस्प्लेसमेंट इस दिशा में। ठीक है ना, इसे सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। देखिए एग्जामिनेशन में आपके बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम। तो टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम जो है आपने देखा है फॉर्मूला, टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम का फॉर्मूला है, टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम क्या है, टाइम पीरियड इक्वल्स टू ट्वाइस पाई रूट ओवर L/G। तो याद देखिएगा टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन द लेंथ, किस पे डिपेंडेंट है, ये लेंथ के ऊपर डिपेंडेंट। याद देखिएगा टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम जो होता है वो आपका किस पे डिपेंडेंट है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, किस पे, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जिस पे आपका पेंडुलम बॉब अटैच होता है। जैसे मान के चलिए ये हो गया ना, तो ये जो लेंथ है इसके ऊपर आपका टाइम पीरियड जो है डिपेंडेंट होगा। अगर अधिक होगा तो टाइम पीरियड अधिक लगेगा, कम होगा तो कम होगा। अब जो हम लोग रेजोनेंस की बात करते हैं, रेजोनेंस होता क्या है, ठीक है ना, आपने कई सारे मूवीज वगैरह में देखा होगा कि अगर कोई सिंगर जो होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कोई सिंगर जो होता है वो जब काफ़ी तेज जब वो गाना गा रहा होता है तो जो ग्लासेस होते हैं, ग्लासेस कांपना शुरू कर, ग्लासेस में कंपन आ जाती है। कभी आपने सोचने की कोशिश की है ऐसा क्यों होता है? ये होता है रेजोनेंस के कारण। तो रेजोनेंस क्या होता है इससे हम समझ लेते हैं। ठीक है ना, रेजोनेंस क्या होता है, और ये कभी सोचिएगा कि ऐसा संभव है क्या कि जब कोई गाना गाता है तो उस गाना गाने से क्या होता है, ग्लास वगैरह शटर कर जाते हैं। देखिए क्या होता है, अगर हम वाइब्रेशंस की बात करेंगे, ठीक है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट की बात कीजिए, उस ऑब्जेक्ट की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है, एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है ना, जैसे अगर हम बात करेंगे ग्लास, ये सपोज ग्लास है, ये ग्लास है, तो ग्लास में बहुत सारे मटेरियल से बने होते हैं। तो ग्लास का क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है। क्या होता है, एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है। ओके, अगर आप कोई गाना गा रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं, अगर सिंगिंग करते हुए सिंगिंग की जो फ्रीक्वेंसी जो होती होगी, सिंगिंग की अगर फ्रीक्वेंसी होती है, अगर वो फ्रीक्वेंसी इस ग्लास की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगी, इफ सिंगिंग फ्रीक्वेंसी मैचेज विथ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ग्लास, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्लास, तो क्या होगा, ग्लासेस जो है वो वाइब्रेट करना शुरू, ग्लास क्या होगा, वो वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। क्या होगा, ग्लासेस में क्या होगा, वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, इफ एनी ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेट एट इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी, उसका वाइब्रेशन काफ़ी हाई होगा। सपोज ये आपका एक ग्लास है, इसकी ग्लास है, अगर आप इसमें जो है नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर आप जो है सप्लाई करें तो ग्लासेस की वाइब्रेशन आपकी बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, जो टरबाइंस आपने देखा होगा, जो टरबाइंस वगैरह जो होता है, तो टरबाइंस आपका कितना 3000 RPM पे रन करता है, पता ही है आपको। टरबाइंस, तो टरबाइंस को 0 स्पीड से स्टार्ट किया था। टरबाइंस की 2-3 क्रिटिकल स्पीड होती है, एक क्रिटिकल स्पीड 800 RPM पे होती है, एक 1400 RPM पे होती है। तो टरबाइन जब स्टार्ट होता है ना, उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जो टरबाइंस जो होती है उसकी ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है 800 RPM 1400 RPM पे। तो टरबाइन जब स्टार्ट होती है उसकी वाइब्रेशन टरबाइन कैसे होती है, लेकिन टरबाइन की जैसे ही 800 इतना बड़ा वाइब्रेशन हो जाता है। क्यों, इतना अधिक आपका एम्पलीट्यूड, जिसे हम क्या टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, इसका ये एम्पलीट्यूड है, ठीक है ना, अधिक हो जाता है, फिर ऐसे रहता है, फिर इसकी जो वाइब्रेशन ऐसे हो जाता है। इसलिए क्या होता है, टरबाइन को जब हम स्टार्ट करते हैं
तो इसका क्या नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। टरबाइन को हम लोग 680 स्पीड पे लेके जाते हैं, 680 स्पीड से डायरेक्टली हम लोग जो है 900 आरपीएम पे क्रॉस कर देते हैं। इसको हम लोग 800 आरपीएम पे टच भी करने नहीं देते, क्योंकि हमें पता है कि टरबाइन का जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी 800 आरपीएम पे है। इस फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, वाइब्रेशन काफ़ी अधिक होगा, और वाइब्रेशन अधिक होगा तो क्या होगा, आपका टरबाइन डैमेज हो जाएगा। टरबाइन क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो ये हम लोग क्या कहते हैं, इसका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है इफ द सिस्टम ऑल ऑब्जेक्ट्स हैव अ नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड इफ द सिस्टम इज सपोज टू वाइब्रेट एट इट नेचुरल फ्रीक्वेंसी वी कॉल इट एज रेजोनेंस। ठीक है ना। देखिए, तो रेजोनेंस का मतलब क्या होगा, रेजोनेंस को हम डिफाइन करेंगे, रेजोनेंस इज डिफाइंड एज अ फेनोमेना इन विच एन एक्सटर्नल फोर्स a vibrating system forces another system around it to vibrate at greater amplitude at a specified frequency of the operation। so कहने का मतलब ये है, सपोज मान के चलिए कि कोई एक सिस्टम था, इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी Fn ही है, आपने यहाँ पे एक एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी सप्लाई किया जो कि आपका नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करती है, सिस्टम आपका वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इससे हम लोग रेजोनेंस कहते हैं। हेल्पफुल क्या होता है, एग्जाम्पल इसका देखिए, रेजोनेटिंग गिटार, जो गिटार होते हैं, जब गिटार जो लोग बजाता है उनको ट्रेन किया जाता है कि गिटार की स्ट्रिंग की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ना, उस फ्रीक्वेंसी से इन लोग अपने एक्सटर्नल फोर्स को इस प्रकार से अप्लाई करे ताकि गिटार की स्ट्रिंग की नेचुरल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से मैच करते, तो गिटार आपका साउंड करना शुरू कर देता है। माइक्रोवेव कुकिंग, यहाँ तक कि जो एमआरआई मशीन जो होता है उसमें भी आपका रेजोनेंस काम करता है। यहाँ तक कि स्विंग पे देखिए, स्विंग की अगर हम बात करेंगे, आपने देखा होगा कभी कभार क्या होता है कि सपोज आप किसी को झूला में झुला रहे हैं, आपने थोड़ा सा फोर्स दिया, ये झूला आपका यहाँ तक किया। कभी कभार क्या होता है कि झूला थोड़ा सा एक्सटर्नल फोर्स इस तरीके से सप्लाई किया, झूला आपका यहाँ तक चला जाता है, आपने उतना फोर्स भी अप्लाई नहीं किया था। जो देखिए यहाँ डिस्प्लेसमेंट काफ़ी अधिक हो गया, डिस्प्लेसमेंट जो है काफ़ी अधिक हो गया। क्यों? क्योंकि आपने जो फ्रिक्वेंसी सप्लाई किया था, ये सप्लाई किया था, ये इस रोप की नेचुरल फ्रिक्वेंसी से मैच कर दी, इसलिए डिस्प्लेसमेंट आपकी काफ़ी अधिक हो जाता है। ठीक है ना। ओके, चलिए, ये काफ़ी एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछा गया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपने देखा होगा। सपोज एक ब्रिज है, सपोज दिस इज ए ब्रिज, ये ब्रिज है, तो ब्रिज का नेचुरल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट रहता है, ब्रिज का नेचुरल फ्रीक्वेंसी सपोज Fn है। अब यहाँ पे आपको पता है जो सोल्जर्स होते हैं, जब सोल्जर्स वॉक करते हैं उनका एक वॉकिंग पैटर्न होता है, एक पर्टिकुलर पैटर्न पे लेफ्ट राइट करते हैं। अगर बाय तो इस तरीके से करते हैं तो इनकी लेफ्ट राइट क्या होगा, एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगी Fn1। अगर सपोज एक पोजीशन ऐसा आएगा कि इनकी फ्रीक्वेंसी अगर Fn जनरेट करेगी जो कि आपका नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रिज से मैच कर जाएगा, तो क्या होगा, इसे हम लोग क्या कहेंगे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहेंगे। और जब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगा तो क्या होगा, आपके काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन स्टार्ट होगी, ब्रिज क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, गिर जाएगा ब्रिज। ठीक है ना। इसी कारण से बचने के लिए क्या होता है, बचने के लिए जब सोल्जर्स वगैरह, याद रखिएगा, जब सोल्जर्स वगैरह जो होते हैं जब ब्रिज के ऊपर क्रॉस करते हैं ना, तो सोल्जर को कहा जाता है भैया ऐसा है कि आप लोग नॉर्मल वॉकिंग करो, नहीं तो क्या होगा, आपकी जो वॉकिंग होगी उस वॉकिंग पैटर्न से जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होगा, अगर वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हुई तो ब्रिज कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है। इज इट ओके? सो थैंक्स लॉट एवरीवन।